नमस्कार, सीएनबीसी आवाज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। पूरा देश आजादी का ये अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसकी पल पल की तस्वीर हम सुबह से आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ खास रहा इस आजादी के अमृत महोत्सव में। इस बार बताएंगे आपको एक बार फिर पूरे डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। आजादी के अमृत महोत्सव में लाल किले से पीएम मोदी का राष्ट्र को संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, अगले 25 सालों के लिए गिनाए 5 प्रण, विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, एकजुट भारत का संकल्प। मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। लाल किले से पीएम मोदी का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर वार। कहा, देश को खोखला करने वाले दीमक को खत्म करना है जरूरी। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? लाल किले से देश की आधी आबादी का जिक्र करते हुए भावुक हुए पीएम मोदी। कहा, नारी राष्ट्र का गौरव, इसका अपमान स्वीकार नहीं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर देश में जश्न, हर तरफ सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा। श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर मनाया गया आजादी का पर्व। विदेशों में भी मनाया जा रहा है देश की आजादी का पर्व। नेवी के जवानों ने समंदर में मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। अफ्रीका के मोबासा और यूरोप के तरंगनी युद्धपोत पर फहराया गया तिरंगा। आजादी के 75 साल पूरे होने पर आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम रहा दिल्ली के लाल किले पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा फहराया और राष्ट्र के नाम संबोधन किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने आने वाले 25 सालों के लिए विकास और तरक्की का रोड मैप रखा। अपने 75 मिनट के लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की आजादी में अपना योगदान देने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और देश की नारी शक्ति का सच्चा सम्मान करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का सबसे अहम हिस्सा था अगले 25 साल के लिए 5 प्रण। ऐसे प्रण जिससे देश विकास और तरक्की की नई इबारत लिखेगा। आइए सुनते हैं ये 5 प्रण क्या क्या हैं। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। तो वहीं पीएम ने 5 प्रण के अलावा भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति को लेकर भी देश को आगाह किया। उन्होंने कहा कि जरूरत है कि देश भ्रष्टाचार और परिवारवाद को आहुति दे दे।
जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। इस बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधी आबादी को नहीं भूले, यानी कि नारी का सम्मान जरूरी है, ये भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। तो वहीं पीएम मोदी के भाषण में विरासत और आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम पर भी फोकस रहा। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। सैल्यूट, सैल्यूट, मेरे सेना के अधिकारियों को सैल्यूट। और लाल किले के प्राचीर से जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे तो उस वक्त 5G और डिजिटल इंडिया के बढ़ते कदम पर भी उनका जोर रहा। जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है।
और पीएम ने कहा कि पीएलआई स्कीम के तहत कंपनियों को फायदा हो रहा है और दुनिया की कंपनियां भारत की तरफ अब रुख कर रही हैं। आज देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा। दोस्तों, अपने भाषण में देश के विकास में प्राइवेट सेक्टर्स का भी आह्वान किया और कहा कि उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें अपना योगदान देना चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा, हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। ये तो रहा वो उत्सव जो हमने लाल किले से देखा, जो भारत का सबसे बड़ा उत्सव आज का रहा, लेकिन पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और धूमधाम से हर जगह इसे मनाया जा रहा है। सेना के जवान भी तिरंगा को लेकर अलग अलग चोटियों पर इसे फहरा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, 5 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको देखकर आप समझ सकते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों और अलग अलग कोनों में किस तरीके से उत्साह के साथ इसे मनाया गया। इसमें 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर है और आखिरी लद्दाख की है, वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो हिमाचल प्रदेश, तीसरी सिक्किम और चौथी जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उत्तराखंड की है। ये सभी तस्वीरें देश की सेनाओं पर गर्व करने का है। हमारी सेना ने कई हजार फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया है और तिरंगा लहराकर अपनी जाबाजी दिखाई है। वहीं राज्यों में भी मुख्यमंत्रियों ने पूरे उत्साह के साथ आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य में तिरंगा फहराया। टीवी स्क्रीन पर हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तक सभी की ये तस्वीर तिरंगा फहराया इन्होंने अपने अपने राज्यों में। तो वहीं नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तिरंगा फहराया। जेपी नड्डा ने दिल्ली स्थित बीजेपी ऑफिस में, तो वहीं बाबा रामदेव ने हरिद्वार में, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में झंडोत्तोलन किया। इसके साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी तिरंगा फहराया। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर स्वतंत्रता दिवस को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है। इसी कड़ी में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने मुंबई में पत्नी नीता अंबानी और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ तिरंगा फहराया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। विकसित देश बनने के लिए भारत आर्थिक तौर पर आगे बढ़ना इसको होगा, लेकिन आज जो देश की आर्थिक स्थिति है वहां तक पहुंचने में भी देश ने एक लंबा सफर तय किया है। आइए इस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं।
अमृत मंथन में आज हम बातचीत करेंगे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। किस तरह से बीते 75 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने ग्रो किया है, किस तरह से वो शेप अप होते हुए दिखाई पड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार है, लेकिन 1947 में स्थिति नहीं थी। 1947 स्थिति आपके सामने है, जबकि 2.7 लाख करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था का एक जीडीपी साइज होता था। 35 करोड़ के आसपास की आबादी थी, लेकिन वहां से जो सफर है वो जरूर काबिल तारीफ है। करीब 236.65 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आज जीडीपी का नंबर है, जबकि देश की आबादी करीब 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो बीते 75 साल में ये जो आंकड़ों में फेरबदल हुआ है, ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके अंदर एक काफी बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई पड़ा है। डिकेड्स के जरिए कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े हैं, कैसे फेरबदल इन आंकड़ों के अंदर होता हुआ देखा है। 1950 3060 करोड़ डॉलर के आसपास भारतीय जीडीपी का साइज होता था, और ये वो दौर था जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था कई सारी दिक्कतों से गुजर रहा था। पार्टीशन होकर चुका था और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे टर्मोइल्स थे, धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। 1960 तक आते आते 0.04 लाख करोड़ डॉलर का ये नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि रफ्तार तो आई, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जो 1970 तक आते आते थोड़ी और बढ़ी। 0.09 लाख करोड़ डॉलर के आसपास ये नंबर पहुंचा, और 1980 तक आते आते 0.19 लाख करोड़ डॉलर तक ये नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। रिफॉर्म की गाड़ी को और तेज किया गया 1980 के बाद, जब 1990 में सरकारों की तरफ से काफी कोशिश करने के बाद 0.32 लाख करोड़ डॉलर के आसपास जीडीपी का नंबर पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, और सन 2000 तक आते आते ये आंकड़ा और बढ़कर करीब करीब आधा लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो चुकी थी और कई सारे सेक्टर्स के अंदर बड़ा बदलाव भी देखा था। लेकिन जो 50 साल का मूव था वो अगले 2 दशक में बहुत ही शानदार मूव में बदला, जबकि सन 2010 में 1.5 लाख करोड़ डॉलर तक ये नंबर पहुंचा, और अब करीब करीब 3-3.25 लाख करोड़ डॉलर तक ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा। यानी कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में एक बढ़िया जोरदार तेजी या जोरदार उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो आपने देखा किस तरह से सफर करीब करीब 3060 करोड़ डॉलर से 3,18,000 करोड़ डॉलर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक बढ़िया ग्रोथ तो जीडीपी के नंबर्स में देखिए, लेकिन एक और आंकड़ा आपके समक्ष रखते हैं, जो आंकड़ा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को साफ दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय, जो कि एक समय पे करीब करीब 249-250 रुपए के आसपास होती थी, लेकिन आज वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। तो 1947 में जहां 250 रुपए के आसपास प्रति व्यक्ति आय होती थी, वो आज 1.5 लाख रुपए के आसपास तक पहुंची कैसे, इस सफर को भी एक बार आपके सामने रख देते हैं, कैसे दशकों में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छी ग्रोथ थी, और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ रही थी आम आदमी की आय, और आम आदमी की आय कुछ इस तरह से बढ़ी कि जहां 1951 में 265 रुपए के आसपास एक आम आदमी की आय होती थी, प्रति व्यक्ति आय होती थी, उसने बढ़िया रफ्तार पकड़ी, और कहीं एक दशक के आसपास इसमें एक बड़े बदलाव हुए। यानी कि 1991 तक आते आते 7,000 रुपए तक ये प्रति व्यक्ति आय पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। ये रफ्तार और तेज हुई और बढ़त आई इसमें, जब 2000 तक पहुंचते पहुंचते ये 19,115 के आसपास पहुंची। यानी कि आप ये मान के चले कि 2 दशक में ही ये 20,000 रुपए करीब पहुंची, और वहां से लेकर 2011 तक 58,000 रुपए के आसपास, यानी करीब 60,000 रुपए, 3 गुने के बड़े जंप के बाद ये 58,000 रुपए के आसपास पहुंची, और अब ये 1.5 लाख रुपए तक पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। जो एक समय में 265 रुपए थी, वो आज आते आते 1.5 लाख रुपए तक प्रति व्यक्ति आय पहुंच चुकी है। तो अर्थव्यवस्था के 2 बड़े आंकड़े, ये 2 बड़े मापदंड, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है, और 1947 से लेके आज तक बीते 75 सालों में कैसे देश ने रफ्तार पकड़ी, कैसे ग्रोथ पकड़ी, और कैसे भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर शुमार हुआ। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी को आजादी के 75 साल पूरे हो गए। इन 75 सालों में देश ने तरक्की और कामयाबी का एक लंबा सफर तय किया है। देश की इस विकास यात्रा के कई पड़ाव हैं, कई ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो एक वक्त में देश की तरक्की का सिंबल बन गई थी, लेकिन आज हमारे जीवन का हिस्सा वो नहीं रह गई। हमारी नॉस्टैल्जिया सीरीज में कुछ ऐसी ही चीजों और उनकी यादों को हम ताजा करेंगे। आज याद करेंगे बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनाने वाले बजाज के स्कूटर चेतक की।
बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बजाज। 80 के दशक की ये सुपर हिट जिंगल आज भी लोगों की जुबान पर आ जाती है। आज हमारा कल हमारा आज। वो स्कूटर का दौर था। स्कूटरों का राजा था बजाज चेतक। हमारा बजाज बुलंद भारत। महाराणा प्रताप के घोड़े से अपना नाम पाने वाले स्कूटर ने ख्याति भी वैसी ही पाई। हमारा बजाज 1972 में भारतीय सड़कों पर उतरे चेतक ने 3 दशकों तक अपना राज कायम रखा। चेतक की चाहत का आलम ये था कि एक वक्त इस पर 20 महीने की वेटिंग हुआ करती थी और इसके चाहने वाले इतना इंतजार भी करते थे। 8 से 10 हजार रुपए कीमत वाला चेतक 80 के दशक में घर घर का वाहन बना। लेकिन 90 के दशक में भारत में मोटरसाइकिल क्रांति हुई और चेतक को कड़ी टक्कर मिली। इस दौरान काइनेटिक होंडा जैसे ऑटोमेटिक स्कूटर भी बाजार में लोकप्रिय हो चले थे। यही वक्त था जब हैंड गियर और पुराने हो चुके डिजाइन वाले चेतक का दम फूलने सा लगा। नई शताब्दी में 2 व्हीलर मार्केट तेजी से बदला और एक्टिवा जैसे ऑटोमेटिक स्कूटर बाजार में छा गए। अब चेतक के लिए रेस में टिके रह पाना बहुत मुश्किल हो चला था और 2005 आते आते कंपनी ने इसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया। पर कहते हैं ना कि वक्त बदलता है, तो चेतक भी एक बार फिर आ रहा है, इस बार इलेक्ट्रिक अवतार में। पर बजाज का ये चेतक क्या अपने पुराने करिश्मे को दोहरा पाएगा, ये भी वक्त ही बताएगा। हमारा कल चेतक। जी हाँ, तो चेतक के साथ ही अब आखिरी बार एक बार फिर आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं आजादी के अमृत महोत्सव की और उन संकल्पों की भी जिसको दोहराते रहिए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और अमृत काल में जीने के लिए तैयार हो जाइए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पे लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार। आजादी